हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत और मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री और पोल साइंस पढ़ा रहा हूं, जिसमें से हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता खत्म कर लिया है और हमने सेकंड चैप्टर भी शुरू कर दिया, राजा किसान और नगर, जिसमें से हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है पूरा, और एक क्वेश्चन भी किया था, एक टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और जो बुक का फर्स्ट टॉपिक है प्रियदर्शी और जेम्स प्रिसेप वाला, वो टॉपिक भी खत्म कर लिया, जिसमें हमने बताया था कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था, जिसका इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उस समय कितने महाजनपद थे, तो मैंने बताया था आपको 16 थे। जिस तरीके से आज हमारे 28 स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उसी तरीके से उस समय पूरा भारत जो था कितने 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। आखिर जो ये महाजनपद हैं उनकी आखिर विशेषताएं क्या हैं? आखिर 16 पार्ट्स में बांटा गया है, तो उनकी विशेषताएं हमें पढ़नी है। ठीक है, क्या विशेषताएं रही होंगी, जिसमें से हमारा पहला है राजा तथा समूह का शासन। अब आपको बताया गया है कि जो ज्यादातर जो हमारे महाजनपद है उन पर किसका शासन था, तो राजाओं का शासन था, ये बताया गया है, राजाओं का शासन। ठीक है, लेकिन गण और संघ नाम से, गण और जो संघ नाम से जो राज्य थे वहां पर किसका शासन था? समूहों का शासन था, मतलब राजाओं का समूह बोल सकते हो, राजाओं का समूह। ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि राजाओं के समूह का शासन था, मतलब कि इसमें कोई एक व्यक्ति राजा नहीं है, समूह में, ग्रुप में जितने लोग शामिल हैं वो सभी क्या हैं? राजा माने जाते थे। और आपको एक एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, जो बौद्ध थे, है ना, बुद्ध थे और जो जैन थे वो इसी गण से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट है किलेबंद राजधानियां। नॉर्मल सी बात है भाई, हर राजा क्या करता है, जो उसकी राजधानी होती है वो क्या करता है, उसको राजधानी को चारों तरफ से क्या करते हैं? किले बंद कर देते हैं। अब किले बंद करने का रीजन क्या है? किले बंद करने का रीजन ये है ताकि क्या कर सके, अपनी राजधानी को सुरक्षा प्रदान कर सके। इसी मकसद से वो अपने सभी जो महान जनपद थे उनको क्या करते थे? चारों तरफ से किले बंद करवा दिया करते थे। ठीक है, दूसरी विशेषता है ये महाजनपद की। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे चले तो शासक एवं उसके कार्य। तो नॉर्मल सी बात है, जो शासक है, राजा है, उसका राजा का मेन काम क्या है? तो नॉर्मल सी बात है, पहला तो लोगों के ऊपर शासन करना, दूसरा अब उसके कार्य क्या है? राजा का काम ही तो यही है भाई, शासन करना, देख रेख करना। और जो उसका कार्य, तो हमें पता है कि जो ज्यादातर जो शासक थे, जिसे हम बोल सकते हैं जो राजा थे, वो कौन थे? तो वो किस धर्म से थे? हमने पढ़ लिया है, पढ़ रखा है, हमें नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहां पढ़ो। क्या है? क्षत्रिय धर्म से थे, क्योंकि आपको पता है ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, है ना। वर्ण व्यवस्था क्या थी? तो हमने पढ़ा ना, सबसे पहले आते थे कौन? ब्राह्मण। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आते थे? तो दूसरे नंबर पे आते थे भाई क्षत्रिय। अब क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। फिर हमने पढ़ा था कौन थे? वैश्य, फिर थे शूद्र। ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी। तो हमें पता है कि जो ज्यादातर राजा थे वो क्षत्रिय ही थे। ठीक है, अब उनके कार्य क्या भाई? तो राजाओं का मेन काम क्या है? पहला तो कर वसूलना, टैक्स वसूलना। ठीक है, अब पहला तो होगा भाई, किसानों से उन्होंने क्या किया? टैक्स वसूल लिया। लेकिन वो दूसरा तरीका ये अपनाते थे टैक्स इकट्ठा करने के लिए, दूसरे नगरों पर या दूसरे जगहों पर आक्रमण करके क्या इकट्ठा करना? धन इकट्ठा करना। ये इनके दूसरा कार्य है। पहला किसानों से टैक्स वसूलना, और दूसरा दूसरे राज्यों पर क्या करके आक्रमण करके उनके पैसों को लूटना। ठीक है, सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अगला चलते हैं सेना का प्रबंध। अब आपको पता होना चाहिए कि
जो हमारा महाजनपद है उसकी एक और अभिलाक्षी गुण बोल सकते हैं, या उसकी एक और विशेषता क्या है? इसकी एक और विशेषता यह है कि जो राजा हुआ करते थे वो सेनाओं का प्रबंध मतलब क्या भाई, कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है जब युद्ध की स्थिति बन सकती है, तो हमें क्या करना है, तो क्या करना पड़ता राजाओं को, अपने सैनिकों को कंट्रोल करके रखते थे, उनका प्रबंध करके रखते थे कि हाँ किस तरीके से उनके ऊपर नियंत्रण रखना है। मतलब कि बोल सकते हैं जो ज्यादातर हमारे जो सैनिक थे वो किस वर्ग से आते थे? किसान। मतलब कि जो किसान वर्ग के लोग थे उन्हीं को किसके रूप में? सेना के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और कई राजाओं ने तो अपना क्या बना रखा था? सैनिकों का एक ग्रुप बना रखा था, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं क्या? संगठन बना रखा था, जिसका वो इस्तेमाल अपने सैनिक अभियानों में करते थे, ठीक है। तो ये आपकी 4 विशेषताएं हैं, जिसमें महाजनपद की 4 विशेषताएं, ठीक है। आप साफ साफ याद कर सकते हो, इजीली याद हो जाएगा। और मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूं क्योंकि हमें जल्दी करना है, आसान वे में समझना है। आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखोगे कोई नंबर नहीं काट सकता, ठीक है, ठीक है। आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है, क्योंकि मेरे समय में ये बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। अगला है टॉपिक पूछा गया है, जैसे मैंने तुमको बताया था कि 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हमारा क्या था? मगध था। आखिर मगध जो था इतना शक्तिशाली क्यों था, उसका रीजन पढ़ना है। कुछ तो रीजन रहा होगा कितना शक्तिशाली महाजनपद मगध बन पाया। सबसे पहली है इसकी उपजाऊ भूमि। अब आपको पता है जो मगध था वो कहां पे बसा हुआ था? तो गंगा घाटी या गंगा नदी के आसपास के इलाके में बसाया गया था। तो नॉर्मल सी बात आपको पता है नदियों के माध्यम से क्या आता है? तो उपजाऊ मिट्टी पानी से बह करके आ जाया करती थी। अब वही पानियां जब हम सिंचाई के लिए खेतों में डाल रहे हैं तो वो पानी कहां जगह इकट्ठा हो रहा है? खेतों में। सॉरी, पानी कह रहा हूं, मिट्टी जो है, पानी के साथ जो आ रहा है वो जाके कहां इकट्ठा हो रहा है? खेतों में। तो वही जो मिट्टी उपजाऊ आई है, अब उसी मिट्टी में हम फसल बो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे क्या बढ़ जाएगी? तो हमारी पैदावार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। ये भी एक कारण बना, जब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो टैक्स ज्यादा आएगा, टैक्स ज्यादा आएगा तो वो अपने सैनिकों के लिए अच्छे अच्छे हथियार बना सकते थे, अपने मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को उभार सकते थे। ये भी एक कारण था कि मगध एक इतना शक्तिशाली बन पाया। सेकंड पॉइंट है लोहे की खदानें। अगर हम आज के झारखंड की बात करें, आज के झारखंड की बात करें तो आज का जो झारखंड है वहां पर लोहे की खदानें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। और हमने पढ़ा ना, अभी हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर खत्म किया तो उसमें पढ़ा हमने कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन यहां पर लोहे की खोज हो गई है। तो हमने मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था आपको, हड़प्पा सभ्यता में जो पहले के हल हुआ करते थे उनके जो नीचे थे वो लोहे के हल नहीं, मतलब लोहे के फाल नहीं लगे हुए थे, मतलब लोहे के टुकड़े नहीं लगे हुए थे। लेकिन अब जब लोहे की खोज हो गई तो यहां के राजाओं ने क्या किया? अपने प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया? हलों में, है ना, हलों में क्या लगा दिया? यहां पर हलों के फाल में लोहे के फाल लगा दिए, जिससे क्या हुआ? मिट्टी ज्यादा गहराई से खोदने लग गया, तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरा, अब लोहे की खदानें मिलने से दूसरा फायदा भी ये भी हुआ कि किसानों जो वहां के सैनिक थे उनको मजबूत हथियार मिलने लगे। हथियार में क्या? जैसे लोहे के बने हुए भाला, भाला पता ना यूज करते थे कि उस समय के सैनिक। दूसरा हम बोल सकते हैं, दूसरा क्या मिला? तो दूसरा हम बोल सकते हैं जिसे हम बोल सकते हैं तलवार। तलवार थोड़ी लकड़ी का बनाएंगे, तलवार भी तो क्या है? लोहे का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उस समय के जो सेना थी उनको एक मजबूती मिल गई, जिससे हम कह सकते हैं कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बन पाया। ये भी एक कारण था, लोहे की खजाने मिलने के कारण भी जो मगध की जो सेना थी वो मजबूत हो गई। तो मजबूत होगी तो नॉर्मल सी बात है वो कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरेगा, ठीक है, ठीक है। अगला है हाथियों की उपलब्धता। अब जो मगध था वहां के जितने भी जंगल थे वहां पे जंगलों में हाथियां मिल जाती थी। अब आपको पता है, आपने अगर मूवी देखी है, जैसे बाहुबली मूवी में देखा है, जो हाथियां हैं वो क्या काम करती है? सैन्य रूप से आपको एक शक्ति प्रदान करती है या फिर ताकत प्रदान करती है। मतलब कि जो पहले के युद्ध हुआ करते थे ना, उस समय राजा महाराज जिसके पास ज्यादा हाथियां घोड़े होते थे वो ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। तो उस समय भी जो मगध जो था वहां के जंगलों में जो हाथियां थी वो अच्छी मात्रा में पाई जाती थी, जो कि क्या करती थी? मतलब कि मगध के सैनिकों को मतलब कि सैन्य रूप से ज्यादा ताकत प्रदान करती थी।
ये भी एक कारण है मगध के शक्तिशाली महाजनपद होने का। अगला है आवागमन सस्ता व सुलभ। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो मगध था वो कहां बसाया गया था, गंगा घाटी के आसपास बसाया गया था। तो गंगा घाटी क्या होती है, नदी ना। अब मान लो नदी बह रही है, तो इस नदी से मैं क्या कर सकता हूं, मैं व्यापार कर सकता हूं। व्यापार कैसे कर सकता हूं, तो व्यापार करने के लिए मुझे नाव चाहिए। पहले कोई गाड़ी तो थी नहीं, तो पहले पता ना आपको व्यापार कैसे होता था, समुद्री रास्तों नदियों के माध्यम से होता था। अब हमें जब पानी मिल गया, मान लो यहीं पर कोई बसाया हुआ नगर है मगध, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, लेन देन, व्यापार जिसे बोल सकते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सकता हूं। किससे क्या होगा, मुझे कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है पानियों की जो धाराएं होती है, लहरें होती हैं, वो अपने आप ही पानी की चीजों को आगे बढ़ाती हैं, जैसे आपने समुद्रों में देखा भी होगा। तो ये क्या है, एक सस्ता साधन माना जाता है और सुलभ भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मगध था उनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी होने से कहीं ना कहीं क्या हुआ, महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ठीक है, इसी पॉइंट से अगला है, अब एक और रीजन क्या है महाजनपद के मतलब मगध के महाजनपद शक्ति बनने का, उसका है शक्तिशाली शासक। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब इसको चलाने वाला एक अच्छा व्यक्ति हो, मतलब एक राजा हो। तो आप बोल सकते हो कि इस समय में बड़े बड़े क्या रहे, राजा रहे, जिसमें से आप सबसे पहले लिखोगे बिंबिसार के बारे में। ठीक है, बिंबिसार थे, है ना, धनानंद, ठीक है, धनानंद। ये क्या से ऐसे महान महान राजा रहे जिन्होंने इस समय में मगध को चलाया। तो यह भी एक कारण है कि महत्वपूर्ण शासक होने के कारण भी क्या हुआ, जो मगध था एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। ठीक है, अगला है किलेबंद राजधानी। जैसे कि हमने यहां पर ही पढ़ा भाई, अब कोई भी राजा सुरक्षित तभी रह सकता है जो उसकी राजधानी क्या रहेगी, किलेबंद, मतलब कि किले क्या चारों तरफ से ढकी हुई या बंद रहेगी, जिससे कोई आक्रमण जल्दी ना कर पाए। तो जो मगध था उसकी एक और मतलब शक्तिशाली होने का कारण क्या था कि जो उसकी राजधानी थी वो चारों तरफ से क्या थी, तो किले बंद थी। किले मतलब समझ सकते हो कि चारों तरफ से क्या उठाई गई थी, ये मान लो हमारा क्या है, हमारा यह है मगध। ठीक है, यह हमारा मगध है। अब क्या किया गया ना, इस ईंटों के द्वारा इसके चारों तरफ क्या उठा दी गई, बड़ी बड़ी दीवार उठा दी गई। इससे क्या हुआ कि जो आक्रमणकारी जो है या फिर जो भी विरोधी होता था वो जल्दी किसमें, महाजनपद में घुस नहीं पाता था। जब घुस नहीं पाएगा तो आक्रमण नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों था। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, बाकी आप पीछे की वीडियो जरूर देखो ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। और वीडियो अगर आपने पिछले नहीं देखी है तो उससे जरूर देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।